दोस्तों आज की कहानी तंदूर कांड की है। ये हिंदुस्तान का एक पहला ऐसा मर्डर केस था जो कि मर्डर करने के बाद लाश को छुपाने की जो कोशिश की गई, ऐसी मिसाल हिंदुस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। आज की इस वीडियो में मैं तंदूर कांड केस को एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप सब बहुत अच्छे से तंदूर कांड की कहानी को समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों कहानी 1995 की दिल्ली की है। इस कहानी में 3 कैरेक्टर हैं। पहला सुशील शर्मा, दूसरा नैना सहानी और तीसरा मतलूब करीम। ये जो नैना सहानी और मतलूब करीम, ये दोनों कॉलेज के फ्रेंड थे। फिर ये दोनों दिल्ली यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बनते हैं। और जो सुशील शर्मा था, ये भी यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता था। और फिर कुछ दिनों के बाद ये दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जाता है। और इसी दौरान नैना सहानी और मतलूब करीम की मुलाकात सुशील शर्मा से होती है। और कुछ दिनों के बाद नैना सहानी और सुशील शर्मा की दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है। और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। और सुशील शर्मा और नैना सहानी दिल्ली में एक इलाका है गोल्ड मार्केट, और ये दोनों सरकारी फ्लैट में उसी इलाके में रहा करते थे। और सुशील शर्मा दिल्ली में एक जगह है कन्नॉट प्लेस, और वहाँ पे एक बगिया रेस्टोरेंट है और ये सुशील शर्मा चलाता था। इसको टेंडर मिला हुआ था। अब शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं। अब शादी के कुछ दिनों के बाद सुशील शर्मा को अपनी बीवी पे शक होता है, और वो ये कि जो मतलूब करीम था वो अक्सर नैना सहानी से मिलते रहता था, क्योंकि दोनों दोस्त थे और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, तो काम के सिलसिले में दोनों मिलते थे। और ये बात सुशील शर्मा को भी पता थी कि दोनों कॉलेज के दोस्त हैं। लेकिन सुशील शर्मा को अपनी बीवी पे शक होने लगा कि मतलूब करीम और नैना सहानी की कुछ चक्कर चल रहे हैं और ये दोनों आपस में प्यार करते हैं। इस बात को लेकर सुशील शर्मा मतलूब करीम से बात करता है, लेकिन मतलूब करीम कहता है कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच कुछ और नहीं है। और इसी बात को लेकर सुशील शर्मा और नैना सहानी के बीच कई बार बहस और झगड़े होते हैं, लेकिन नैना सहानी भी सुशील शर्मा को हर बार मना करती रहती है। अब 2 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा शाम को घर लौटता है, तो वो देखता है कि नैना सहानी फ़ोन पे किसी से बात कर रही है, और सुशील शर्मा को देखते ही वो फ़ोन रख देती है। सुशील शर्मा पूछता है कि किसका फ़ोन था, तो वो कहती है कि किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था। और इतना कहकर वो किचन में चली जाती है, लेकिन सुशील शर्मा को शक होता है और वो फ़ोन उठाता है और नंबर को रीडायल कर देता है। तो दूसरी तरफ से मतलूब करीम की आवाज़ आती है। सुशील शर्मा मतलूब करीम की आवाज़ पहचान लेता है। अब सुशील शर्मा सोचता है कि उसकी बीवी ने उससे झूठ बोला और वो उसे धोखा दे रही है। अब सुशील शर्मा नैना सहानी से झगड़ा करने लगता है। इससे पहले भी कई बार दोनों में झगड़े हुए थे, लेकिन इस बार झगड़ा इतना बढ़ जाता है। सुशील शर्मा के पास एक लाइसेंसी बंदूक थी। वो अपनी बंदूक उठाता है और नैना सहानी की तरफ बंदूक करके एक के बाद एक 3 गोली चला देता है। पहली गोली मिस फायर हो जाती है और वो दीवार में लगती है, और दूसरी गोली नैना सहानी के गर्दन पे लगती है, और तीसरी गोली सर में लगती है और नैना सहानी की मौके पे ही मौत हो जाती है। अब अचानक सुशील शर्मा को यह एहसास होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि यह सब अचानक और गुस्से में हुआ था। पहले से कोई प्लान नहीं था। सुशील शर्मा डर जाता है और ये सोचने लगता है कि ये लाश को कैसे ठिकाने लगाएं। फिर वो अपने घर में से एक बड़ी प्लास्टिक लाता है और नैना सहानी की लाश को डालकर अपनी मारुति कार के डिक्की में रख देता है। अब सुशील शर्मा गोल्ड मार्केट से निकलता है और यूं ही सड़क पे गाड़ी दौड़ाते रहता है। फिर वो सोचता है कि कहीं पुलिस की चेकिंग न लगी हो, तो वो फिर उस इलाके को छोड़कर ITO ब्रिज की तरफ निकलता है, जो कि यमुना नदी को पुल से जोड़ता था। और उसका प्लान ये था कि सन्नाटा देखते ही लाश को नदी में फेंक देगा, लेकिन गाड़ी आती जाती ही रहती है और सुशील शर्मा को मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। उसको कई लोग पहचानते भी थे और उसकी गाड़ी पर कांग्रेस के स्टिकर भी लगे थे। सुशील शर्मा डर जाता है और वो अपनी गाड़ी को वापस कन्नॉट प्लेस की तरफ मोड़ता है और वो अपने बगिया रेस्टोरेंट में पहुंचता है।
रात के करीब 9:30 बज चुके थे। वहां जाने के बाद सबसे पहले वो अपने मैनेजर से मिलता है जिसका नाम केशव था। सुशील शर्मा केशव को बोलता है कि रेस्टोरेंट अब बंद कर दो और सबसे ये कह दो कि खाना ख़त्म हो चुका है और अब किसी को अंदर आने मत देना। केशव चौंकता है और बोलता है कि अभी खाना भी है और लोग भी अभी आ रहे हैं। सुशील शर्मा केशव को डांट देता है और बोलता है कि तुमको जितना कहा उतना करो। फिर केशव बोलता है कि जो खाना खा रहे हैं उनको तो खाना खा लेने दो। और जब सब खाना खाकर चले जाते हैं तो सुशील शर्मा रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों को भी भगा देता है और रेस्टोरेंट के सारे लाइट बंद कर देता है। अब सिर्फ रेस्टोरेंट में तंदूर की आग की रोशनी थी, वो अभी भी जल रहा था। अब बगिया रेस्टोरेंट में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, सुशील शर्मा और केशव। अब सुशील शर्मा केशव को सारी बात बताता है कि मेरे हाथों मेरी बीवी का कत्ल हो गया है और कैसे भी करके मुझे लाश को ठिकाने लगाना है ताकि कोई सबूत न मिले। केशव तो पहले घबरा जाता है, लेकिन सुशील शर्मा से उसकी पुरानी पहचान थी तो केशव उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। केशव पूछता है कि ये लाश का तुम करोगे क्या? तो सुशील शर्मा बोलता है कि तंदूर में डालकर लाश को जला देंगे ताकि कोई सबूत न बचे। वो वैसा ही करता है, गाड़ी में से लाश को निकाल कर तंदूर में डाल देता है। डालने के कुछ देर बाद सुशील शर्मा को लगता है कि लाश जल नहीं रही है, तो वो पास में ही पड़ी लकड़ी उठाकर डालता है। फिर भी आग ज़्यादा पकड़ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वैसी आग नहीं जल रही थी जिससे पूरी लाश को जलाया जाए। फिर तंदूर के पास में एक बर्तन में बटर रखा हुआ था। सुशील शर्मा बटर को तंदूर में डालता है तो आग भड़क जाती है और तेजी से जलने लगती है। तो सुशील शर्मा बर्तन में जितने भी बटर थे वो सारे बटर एक साथ ही तंदूर में डाल देता है ताकि लाश जल्दी जले। जैसे ही वो सारे बटर तंदूर में डालता है तो आग इतनी तेज हो जाती है कि वो रेस्टोरेंट के बाहर से भी दिखने लगती है। तो बगिया रेस्टोरेंट के बाहर एक सब्जी बेचने वाली थी जिसका नाम अनारो देवी था। जब वो देखती है तो वो सोचती है कि रेस्टोरेंट में आग लग गई और वो जोर जोर से आग आग चिल्लाने लगती है। जब वो शोर मचा रही थी तो उस एरिया में दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल था जिसका नाम अब्दुल नजीर गुंजू था। उसकी ड्यूटी इसी एरिया में थी। तो वो आवाज़ सुनकर भागता है और अनारो देवी के पास आता है तो वो बताती है कि रेस्टोरेंट में आग लग गई है। अब्दुल नजीर रेस्टोरेंट के अंदर जाता है तो केशव उसको रोक लेता है। अब्दुल नजीर पूछता है कि ये तुम जला क्या रहे हो? तो केशव बोलता है कि कुछ नहीं, वो पुराने पोस्टर थे वही जला रहा हूँ। केशव अब्दुल नजीर को बहाने बनाकर बाहर भेज देता है। अब्दुल नजीर बाहर से देखता है कि आग तेज हो रही है और वो लोग आग को बुझा नहीं रहे हैं। फिर से वो अंदर जाता है। केशव फिर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब्दुल नजीर जबरदस्ती तंदूर के पास चले जाता है। जब वो तंदूर के पास जाता है तो उसको मांस जलने की स्मेल आती है। जब वो गौर से तंदूर में देखता है तो अब्दुल नजीर को तंदूर में इंसानी हाथ जैसा कुछ दिखाई देता है। अब्दुल नजीर को दोनों पे शक होता है और वो बाहर आकर अपने पुलिस साथी को मैसेज देता है और कुछ ही देर में वहाँ पीसीआर की गाड़ी आ जाती है। पीसीआर की गाड़ी को देखकर सुशील शर्मा समझ जाता है कि वो अब फंस गया। वो धीरे से रेस्टोरेंट के पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाता है और सिर्फ केशव बचता है। पुलिस केशव को पकड़ते हैं और सबसे पहले तंदूर को बुझाते हैं तो तंदूर में से लाश निकलती है। लाश आधे से ज्यादा जल चुकी थी। लाश को देखकर यह भी बताना मुश्किल था कि लाश औरत की है या मर्द की। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पुलिस केशव से पूछताछ करती है, लेकिन बहुत पूछताछ करने के बावजूद भी वो कुछ नहीं बताता। अब ये तंदूर में लाश को जलाने की बात अगले दिन अखबार में छप जाती है। तो जो नैना सहानी का दोस्त था मतलूब करीम, जब वो खबर पढ़ता है तो वो फौरन पुलिस के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां जाने के बाद मतलूब करीम लाश को देखता है और वो पहचान जाता है कि ये लाश नैना सहानी की है, क्योंकि नैना सहानी ने अपने अंगुली में अंगूठी पहन कर रखा था और वो अंगूठी अभी भी सही सलामत था, जिसे देखने के बाद मतलूब करीम पहचान जाता है और वो पुलिस को बताता है कि ये नैना सहानी है और उसको शक है कि इसका कत्ल उसके पति सुशील शर्मा ने किया है। अब पुलिस को 2 चीजें मालूम हो गई कि मरने वाला कौन है और कत्ल किसने किया है। अब पुलिस सुशील शर्मा को ढूंढने लगती है तो पता चलता है कि सुशील शर्मा रात से ही गायब है। पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। सुशील शर्मा भाग कर बेंगलोर चला गया था और जाने के बाद सुशील शर्मा ने अपना हुलिया बदल लिया। उसने अपना हुलिया ऐसा कर लिया कि कोई उसको पहचान न सके और बेंगलोर जाने के बाद उसने एक कोर्ट में जाकर एग्री जमानत की अर्जी डाल दी
कि मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया जा सकता है। इत्तेफाक से इसकी खबर दिल्ली पुलिस को चल जाती है। इससे पहले कि सुशील शर्मा को एग्री जमानत मिलता, दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और वापस दिल्ली लेकर चली जाती है। दिल्ली लेकर जाने के बाद पुलिस सुशील शर्मा से पूछताछ करती है तो सुशील शर्मा सारे गुनाह कबूल कर लेता है, क्योंकि तब तक केशव भी टूट चुका था। उसने पुलिस को सारी बात बता दी थी। पुलिस को अब सारी कहानी पता थी। दिल्ली पुलिस के आला अफसर सुशील शर्मा को कहते हैं कि अगर तुमने सिर्फ कत्ल किए होते तो तुमको बहुत कम सजा मिलती, क्योंकि यह सब गुस्से में और अचानक में हुआ था। लेकिन जो तुमने कत्ल करने के बाद लाश छुपाने की जो हैवानियत की है, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। अब सुशील शर्मा को कोर्ट में पेश किया जाता है तो 2003 में दिल्ली के एक लोअर कोर्ट ने इसको रेयर ऑफ रेयर केस मानते हुए सुशील शर्मा को फांसी की सजा देती है। और रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव था, लाश को छुपाने और सुशील शर्मा की मदद करने और पुलिस से झूठ बोलने के जुर्म में लोअर कोर्ट केशव को 7 साल की सजा सुनाती है। लेकिन सुशील शर्मा इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर देता है। 4 साल के बाद यानी 2007 में हाई कोर्ट का फैसला आता है और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है और सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाती है। और फिर सुशील शर्मा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाता है और 2007 से 2013 तक सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चलती है और 2013 में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है और सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को पलट देती है और सुप्रीम कोर्ट दलील ये देती है कि ये कत्ल सोची समझी साजिश का नतीजा नहीं था। ये कत्ल कोई प्लान करके नहीं किया गया था। इस कत्ल से और सुशील शर्मा से सोसाइटी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये एक पर्सनल मैटर था। ये एक हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा था जिसमें पति को अपने वाइफ पे शक था और अचानक और गुस्से में सुशील शर्मा से कत्ल हो गया। इसलिए ये रेयर ऑफ रेयर केस नहीं है। और दूसरी चीज जो सुशील शर्मा के हक में गई थी वो ये कि सुशील शर्मा का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। ये उसका पहला क्राइम था जो कि अचानक और गुस्से में हुआ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देती है और अब सुशील शर्मा जेल से बाहर है, क्योंकि उस टाइम उम्र कैद की सजा 14 या 20 साल की ही रहती थी। तो सुशील शर्मा ने कोर्ट में ये पैरोल के लिए अपील की थी कि उसने अपनी सजा पूरी कर ली है, उसे छोड़ दिया जाए और सुशील शर्मा अभी जेल से बाहर है। सुशील शर्मा का जब इंटरव्यू लिया जाता है तो वो बताता है कि उसको बहुत पछतावा है कि अगर उस दिन उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया होता तो उसकी लाइफ कुछ और ही होती। उसका इंटरव्यू का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी तंदूर कांड की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यह स्टोरी समझ में आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करें और रियल क्राइम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी नई क्राइम स्टोरी आप मिस न कर पाए। तो तब तक के लिए गुड बाय।